हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एनजीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए जीके एनजीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपके सभी क्वेश्चन जो आपके एसएससी 2 से 3 2 ईयर के पिछले 2 ईयर के जो क्वेश्चन एसएससी ने करवाए ना, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी 51 क्लासों की, जिसमें मैंने पिछले पीआई के क्वेश्चनों की क्लासें करा रखी, 10-10 मिनट की 51 क्लासें करा रखी। वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का यदि आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप उस क्लास को देख ले, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को जितने भी वीडियो हो सकते हैं आपके, जब जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उनमें से उन मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख ले चले जाओगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वहाँ आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना और आप देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और आप एनालिसिस जरूर देखा करो, एनालिसिस से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप एनालिसिस भी हर वीडियो को पूरा देखा करो एंड तक, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गाइस शुरू करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट किस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और तब से 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो 8 जून इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। और इसकी बात करें अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति प्रसाद प्रधानमंत्री पद संभालते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्य प्राधिकरण है जो वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी प्राधिकरण जो विविध कार्यकारी है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री संसद दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये पारंपरिक गीत नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप ढोल की ताल पर किया जाता है। तो ढोल इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि एक तालवाद्य है। यह अपनी शक्तिशाली लेख के लिए प्रसिद्ध है और इसे मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें, इनके नाम है नर्मदा है, माही है, साबरमती और ताप्ती है। तो में से जो भी ऑप्शन दे रखा था वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाग 14 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों के कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो संघ लोक सेवा आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्धा किस राज्य का नृत्य रूप है। पंजाब का, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गिद्धा पंजाब का एक नृत्य रूप है, ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और गिद्धा प्राचीन नृत्य से लिया गया जिसे रिंग डांस कहा जाता है। पंजाब में के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य रूपों की बात करें जिसमें भांगड़ा, दफ, मतलब दामन और बांड, ये सभी मतलब पंजाब के लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है। तो पारसियों धर्म से जुड़े त्यौहार की बात करें जिसमें गहम वर्ष, जमसे नवरोज और खोरदाद सालवाल और जथ्रोस नोडिसो, इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर है। ये सभी पारसियों के त्यौहार है। तो इनमें से नवरोज नहीं दे रखा था यहाँ पे, नवरोज वैसे काफ़ी बार पूछा जाता है, नवरोज पारसियों का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे नवरोज नहीं दे रखा था। तो इसके अलावा जो भी मतलब ऑप्शन दे रखा होगा इनमें से तो वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कांगो नदी, कांगो नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी को जेरन नदी के नाम से जाना जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और लंबाई के अनुसार दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात हो रही है, तो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के लिए कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तो वो चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए कम से कम 15,000 रुपये उनको भारतीय
रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करवानी पड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ये मोरक्को और स्पेन को करती है। मोरक्को और स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में जुड़ जाती है और एक जल संधि जलमार्ग होता है जो जल के दो बड़े निकायों को जोड़ता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह एक जलमार्ग भी है, यह एक मार्ग जल का एक मार्ग भी है जो दो स्थलबंधों के बीच है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग में थे, भाग 4 में। भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन दे रखा है और ये भारतीय संविधान में आयरलैंड संविधान से ग्रहण किए गए, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सिद्धांतों का वर्गीकरण, निर्देश सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत करता है, इनको 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है, समाजवाद सिद्धांत, गांधीवाद सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाली गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था और इससे भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत की तैयारी की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में लड़ा गया था, तो 1527 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के बीच लड़ा गया है, तो ये तो बाबर और मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ी राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये खानवा कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गाँव में लड़ा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। और पानीपत का पहले युद्ध की बात करें तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, भारत के संसदीय निधि व्यय या प्राप्ति को धन विधेयक कहा जाता है। और ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के अनुवांशिक उपबंध हो उन्हें भी धन विधेयक ही माना जाएगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान दे रखा है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वेदगंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे वेदगंगा के नाम से दिया गया है। और गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करें, मतलब अनुच्छेद 29 और 30 ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार से संबंधित है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 30 की बात करें, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना किस अधिनियम द्वारा करवाई जाती है, तो 1948 जनगणना अधिनियम के द्वारा ये करवाई जाती है, तो 1948 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 1948 का अधिनियम संख्या 37 कहा जाता है। और 1994 इसे संशोधित किया गया था। यह अधिनियम जनगणना के समय निश्चित मामले का उपबंध करने के लिए है और ये पूरी भारत में लागू हुआ था, तो ये पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं था, तो ऋग्वेदिक काल में नहीं था, ऋग्वेदिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। और ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। 4 वेद ऋग, यजुर, साम और अर्थव, ये 4 वेद थे। और प्रागैतिहासिक काल उस समय को संदर्भित करता है जब कोई लेखन और विकास नहीं था। अन्य तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक धन विधेयक कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब अपना रिपीट हो चुका है। और इसमें बात करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है, तो गोवा से जुड़ा है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न
सामाजिक अवसरों के दौरान ही किया जाता है। कौन भी एक सामान्य शब्द जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है, तो ये पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। वह एक थियोसोफिस्ट थी जो एनिबेसेंट से बहुत प्रेरित थी, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक वाला कौन सा है, लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल और राज्यों में बात करें तो सबसे अधिक केरल की और सबसे कम किसकी है, बिहार की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था, भारत ने किया था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2022 वाले की बात करें, 2022 वाले भी इसकी मेजबानी भारत ने की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसकी बात करें 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, ये इसका फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप का ये 7वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है 2022 वाले का। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 में जो सर लोगों का शुरू किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपको थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।